डेट आज 10 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए और एसए के टॉपिक में आप इसका एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। रिसेंटली ये किसने रिलीज की है और किस लिए, बस दो बातें जाननी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो शिक्षा मंत्रालय, उसने इसको जारी किया है, रिलीज किया है। ये सेकंड फेज है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का, इसलिए इसका नाम रखा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। ये देखो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए निकाली जाती है। हमारे देश में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी, उनमें जो स्कूल्स हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में ये निकाली जाती है इंडेक्स। ये पहली बार 2017-18 के लिए रिलीज़ की गई थी और अब तक 2020-21 के लिए रिलीज़ की गई थी। उसके बाद अब ये सेकंड फेज़ जारी किया जा रहा है 2021-22 के लिए। 2021-22 में कैसी परफॉर्मेंस रही है स्कूल्स की। ये स्कूल्स के एजुकेशन सिस्टम को हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है, एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करता है। इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है, जब देखो ये इंडेक्स रैंकिंग देता है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को, कि वहाँ पे स्कूल्स की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। तो स्कूल और यूनियन टेरिटरी में आपस में कंपटीशन होता है फिर कि अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए, ताकि उनके जो स्कूल्स हैं उनमें एजुकेशन आउटकम है जो अच्छी आए। तो एजुकेशन आउटकम को ये प्रमोट करने के लिए इंडेक्स जारी की जाती है। किस आधार पे बेस है ये इंडेक्स? 73 इंडिकेटर हैं जिनको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है आउटकम और एक है गवर्नेंस मैनेजमेंट। इन कैटेगरीज को फर्दर डिवाइड किया गया है 6 डोमेन में। जो ये दो कैटेगरी हैं, दो कैटेगरी में डाले गए हैं 73 इंडिकेटर, और ये दो कैटेगरी को 6 में डिवाइड किया हुआ है और 6 कैटेगरी फिर ये 73 इंडिकेटर बताती हैं। और ये 6 जो कैटेगरियाँ कौन कौन सी हैं? एक देखा जाता है कि स्कूल्स में, किसी स्टेट के स्कूल्स में लर्निंग आउटकम्स कैसी है, बच्चे अगर स्कूल्स में जा रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं, ये देखा जाता है। फिर एक्सेस किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है या नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है, मतलब स्कूल इतना दूर तो नहीं है कि बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ रहा है, मतलब उनके पहुंच तक है, ऐसा नहीं कि स्कूल 20, 25, 30, 35 किलोमीटर दूर है कि बच्चे जा ही नहीं सकते, ये देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, वहाँ पे जो लैब वगैरह, ये सब कुछ फैसिलिटी है या नहीं है, ये देखा जाता है। इक्विटी है या नहीं है, सबके लिए समान अवसर है या नहीं है। गवर्नेंस प्रोसेस कैसा है स्कूल्स का, और किसी स्टेट्स में वहाँ स्कूल्स हैं किस तरह से चलाए जाते हैं। टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैसा है, ये सब कुछ देखा जाता है। इनके आधार पे इंडेक्स जारी की जाती है। अभी 2020 और 21 तक ये फर्स्ट फेज़ जारी किया गया था, उसके बाद ये सेकंड फेज़ 2021-22 के लिए जारी किया गया है। इसमें देखो 10 ग्रेड दी गई हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को। जिसने हाईएस्ट ग्रेड हासिल की है उसने स्कोर किया है 940 से ज़्यादा, क्योंकि ये 1000 पॉइंट के आधार पे दी जाती है स्कोर। 1000 में से 940 पॉइंट से ज़्यादा अगर कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी पॉइंट हासिल करता है तो उसको दक्ष ग्रेड में रखा जाता है, दक्ष। और अगर कोई लोएस्ट रहता है वो तब माना जाता है अगर किसी की 460 तक ही पॉइंट हासिल किए हैं किसी स्टेट्स ने, तो 460 या उससे नीचे हासिल किए हैं तो वो लोएस्ट ग्रेड मानी जाती है इसमें, जिसे नाम दिया जाता है आकांक्षी 3। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसके चैंपियन ग्रुप है, चैंपियन ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप। ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन ग्रुप को इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। जो ये ग्रुप है ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप, ये कब बनाया गया था? मार्च 2022 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इसको बनाया था। इसका पर्पज़ क्या था? इसमें देखो 32 मेंबर ग्रुप थे। इनका ये पर्पज़ था, पर्पज़ मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंसिंग, इनमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस से निपटा जाए। अगर मान लो किसी देश में फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाद्य सुरक्षा नहीं है, फूड की कमी है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इनसे निपटा जाए जो ये चैलेंजेस हैं, ये इसका मेन लक्ष्य है।
और अगर कहीं पे ग्लोबली ऑन गोइंग क्राइसिस चल रहा है, संकट चल रहा है, तो उसको भी, उसके लिए भी रिस्पॉन्स दिया जाए, उसकी देश की सहायता की जाए जहाँ पे संकट चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है। ये चैंपियन ग्रुप में देखो बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल, ये कंट्रीज़ इसकी छानबीन करती हैं कि जो इसने पर्पज़ रखे हैं, उद्देश्य रखे हैं, उनको हासिल कैसे किया जा रहा है। और इसके लिए देखो एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है। जो एक ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप है, इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी है। ये स्टीयरिंग कमेटी को यूनाइटेड नेशन के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं वो इसको लीड करते हैं। एक इसकी टास्क टीम है, ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की एक टास्क टीम है। इसके अंदर 3 वर्क्स टीम है, एक फूड के लिए काम करता है, एक एनर्जी और एक फाइनेंस के लिए काम करता है। ये इन पे देखो फूड, एनर्जी, फाइनेंस का डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उस पर एनालिसिस करते हैं कि किस देश में किस तरह की रिकमेंडेशन दी जाए। ये पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है और फिर सॉल्यूशन बताता है कि फूड, एनर्जी, फाइनेंस की कहीं पे संकट आ रहा है, क्राइसिस है, तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए ये रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश देता है। तो ये वर्क टीम फ्लेक्सिबली काम करती हैं, इमीडिएट क्राइसिस से निपटने के लिए भी ये काम करती हैं। अगर कहीं पे किसी कंट्री में या मान लो किसी एरिया में जो पीपल है वनरेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, तो उससे भी निपटने के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत इंटरनेट उत्सव। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसने लॉन्च किया है और क्यों लॉन्च किया है, बस 2 बातें याद रखनी है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसने ये लॉन्च किया है भारत इंटरनेट उत्सव। किस लिए? जो इंटरनेट की पावर है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इंटरनेट की पावर को किस तरह से सेलिब्रेट करने के लिए? देखो, इंटरनेट के आने के बाद या जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं उनके जीवन में पॉजिटिवली क्या इम्पेक्ट पड़े हैं, मतलब सही तरीके से क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या फ़ायदा हुए इंटरनेट के आने से, ये एक कैंपेन चलाई जा रही है। इसमें क्या है, जो भी पर्सन इंटरनेट यूज कर रहा है, जो भी इंडिया का सिटीजन है, नागरिक है, उसको एनकरेज किया जा रहा है कि वो इंटरनेट पे स्टोरी डाले इसके बारे में कि उसकी लाइफ में किस तरह से प्रभावित किया है इंटरनेट ने पॉजिटिवली। सही जो फ़ायदे हुए हैं, नुकसान नहीं है इंटरनेट के, सिर्फ फ़ायदे आपको बताने, स्टोरी बतानी है। इसमें जैसे कोई कनेक्टिविटी है, जैसे कि इंटरनेट ने देखो पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी कर दी है। यहाँ इंडिया में बैठा आदमी दुनिया के किसी आदमी से बात कर सकता है, फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए नॉलेज शेयर कर सकता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह के पॉजिटिव जो इम्पेक्ट पड़े हैं लाइफ में, ये बताने हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक, जैसे एजुकेशन के इंटरनेट पे मान लो पहले आपको कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता होता था, अब आप गूगल पे वो टर्म डालते हो तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। पहले बुक्स, किताबें ढूंढनी पड़ती थी लोगों को, तो अब इंटरनेट में मिल जाता है आसानी से। तो ये इस तरह के क्या प्रभाव पड़े, तो यही इस स्टोरी में बताना है सिटीजन को। नेक्स्ट टॉपिक है 2200 अर्थक्वेक्स इन आइसलैंड इन 24 आवर्स। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइसलैंड आप जानते हो कहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये आइसलैंड। आइसलैंड में 2200 अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आए पिछले 24 घंटे में, इसलिए ये न्यूज में आया। आइसलैंड की जो कैपिटल है, राजधानी रेकजाविक, यहाँ पे आए हैं 2200 अर्थक्वेक। अब हमें ये जानना है कि ये अर्थक्वेक 2200 आए हैं जो, ये क्यों आए, इनके पीछे रीजन क्या है, बस हमें कारण जानना है। क्योंकि देखो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि ये अभी अर्थक्वेक जो आए हैं कि कोई बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है, बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये क्यों आए, कारण क्या है? क्योंकि देखो आइसलैंड क्या है, मिड अटलांटिक रिज पे इसकी लोकेशन है। जो अटलांटिक ओशन है, ये आपको पता है अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में जो मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज क्या होती है? देखो आप सबको पता है कि जोग्राफर ने पूरी अर्थ को, जो भूगोल शास्त्री हैं, भूगोल की खोज करते रहते हैं, उन्होंने पूरी अर्थ को प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये ऐसे मेजर प्लेट, जैसे अंटार्कटिका प्लेट है, ये मेजर प्लेट में बांटा हुआ है। कुछ माइनर प्लेट भी है, माइनर प्लेट हैं, जैसे फिलीपींस प्लेट है, जापान प्लेट है, नाजका प्लेट है। तो इस तरह से प्लेट में डिवाइड किया हुआ है एरिया को। अब ये प्लेट क्या है, एक दूसरे से कुछ प्लेट टकराती हैं जिन्हें बोलते हैं
कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट भी बोल देते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट आपस में टकरा रही हैं। कन्वर्जेंट या इन्हें डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि आपस में जब प्लेट टकराती हैं आपस में चलती रहती हैं, एक दूसरे के ये पास आती रहती हैं और फिर टकराती हैं। टकराने के बाद इनसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो ये जब टकराती हैं तो इन्हें कन्वर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट या डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है कुछ, डिस्ट्रक्टिव। और अगर एक दूसरे के विपरीत, ये मान लो एक दूसरे से दूर जा रही हैं ये प्लेट, तो इन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि जब ये दूर जाती हैं तो क्या होता है, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये दूर जाती हैं, वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे जमता रहता है, फिर ये दूर जाती हैं, फिर ये निकलता रहता है वोल्केनिक इरप्शन, और यहाँ पे जमा होता रहता है जो भी यहाँ अर्थ के अंदर से मिनरल्स आए हैं वोल्केनो के साथ, ये खनिज पदार्थ वगैरह जो आए हैं, यहाँ पे क्रस्ट बनता रहता है एक तरह से। अब ये बनता रहता है तो यहाँ पे एक तरह से रिज्यूविनेट होता रहता है, और मान लो वोल्केनो निकल गए, यहाँ पे पहाड़ी सी बन गई इस तरह से समुद्र के अंदर, तो इसी को बोलते हैं इस मिड ओशियनिक रिज। क्या बोलते हैं? मिड ओशियनिक रिज। अब इस तरह से जो मिड ओशियनिक रिज है अटलांटिक ओशन में, उसके ऊपर बसा हुआ है ये आइसलैंड। अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, दोबारा भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आइसलैंड, पहला कारण क्या है कि यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये मिड ओशियनिक रिज पे बसा हुआ है। दूसरा है डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पे बसा हुआ है। डाइवर्जेंट, एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, वोल्केनो निकलते हैं यहाँ से, तो इस पे बसा हुआ है, और हॉट स्पॉट के अंदर है। हॉट स्पॉट यही है जहाँ से निकल रहा है ये वोल्केनिक इरप्शन। तो ये कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। और ये 30 वोल्केनोज ऐसे जाने जाते हैं यहाँ पे कि ये होलोसीन इराज में, होलोसीन इपोक, इपोक का मतलब इरा, इरा मतलब टाइम पीरियड। ज्योग्राफर ने देखो जो टाइम पीरियड है उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे होलोसीन इपोक है, ये टाइम पीरियड है लगभग 11,700 साल पहले के पीरियड को हम बोलते हैं होलोसीन इपोक। तो यहाँ पे लगभग 30 वोल्केनो इरप्ट हुए थे आइसलैंड में, और इनमें एक सबसे बड़ा, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा लावा इरप्शन माना जाता है वोल्केनो इरप्शन, ये एल्ड गजा। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, ELDGJA। ये भी यहीं पे इरप्ट हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये रिसेंटली न्यूज में है, आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, GS पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो हुआ क्या है, आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ये कब हुई थी? 1960 में हुई थी। बीच में बिचौलिया था वर्ल्ड बैंक, ब्रोकर था, मतलब ब्रोकर्ड कराई थी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या बोलती है इंडस वाटर ट्रीटी? देखो मेनली इंडिया और पाकिस्तान में जो रिवर बहती हैं वो 6 रिवर हैं। यहाँ पे इंडस है, झेलम है, चेनाब है। ये 3 रिवर वेस्टर्न रिवर बोला जाता है इनको। ये रिवर का पानी अधिकतर पाकिस्तान यूज करेगा, लेकिन इंडिया इनसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए या रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए, ऐसा कि पानी को रोके ना, पानी चलता रहे और बिजली भी बनते रहे, ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकता है छोटे मोटे। और लेकिन अधिकतर पानी इन 3 रिवर का, इंडस, चेनाब, झेलम, कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। 3 रिवर ये इधर की साइड, ईस्टर्न साइड की बोलते हैं, सतलुज, ब्यास और रिवर। इन रिवर का पानी कौन यूज करेगा? इंडिया, अधिकतर पानी। तो ये इस ट्रीटी में हुआ था। अब इस ट्रीटी में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया देखो चेनाब रिवर पे 2 प्रोजेक्ट बना रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वैसे तो। एक प्रोजेक्ट है रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बिजली बनाने के लिए डैम बना रहा है, रिजर्वेयर, बिजली बनाएगा। रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट ये चेनाब रिवर पे है। और एक है किशन गंगा, ये भी चेनाब पे, ये कश्मीर में है, चेनाब रिवर पे बना रहा है। अब जो पाकिस्तान है उसको दिक्कत हो रही है, वो कह रहा है कि देखो भाई साहब, ये आप डैम जो बना रहे हो, रिजर्वेयर बना रहे हो, हमारे पाकिस्तान में पानी कम हो जाएगा इसकी वजह से, और आप इन्हें हमारे क्राइसिस के लिए भी यूज कर सकते हो। मान लो डैम में पानी इकट्ठा कर लिया इंडिया ने, और ये मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी ज़्यादा ऑलरेडी है इंडस, चेनाब, झेलम रिवर में, और इंडिया अगर मान लो डैम को खोल देता है तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी, नुकसान। ये
लेते हुए अब पाकिस्तान चला गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया पाकिस्तान, लेकिन इंडिया इसे मान नहीं रहा कि ये इलीगल प्रोसीडिंग है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसकी प्रोसीडिंग यानी कि ये नहीं सुन सकता, हम नहीं मानते इसे, इंडिया ने बोला। क्योंकि ये मैटर कौन देख रहा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में ये प्रोविज़न है कि अगर कुछ आएगा इसमें कोई परेशानी तो हम न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे, वो देखेगा। दोनों कंट्री मिलकर इंडिया और पाकिस्तान एक एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे, वो देखेगा कि ट्रीटी में क्या है और कैसे सुलझाया जाए। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे चला गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, कि अपना मामला सुलझाने के लिए। इंडिया इसको मान नहीं रहा, इसको ज्वाइन नहीं कर रहा कि हम इस प्रोसीडिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, अपना डिस्प्यूट न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा, जो भी हमारा डिस्प्यूट है, विवाद है, उस विवाद को हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा सुलझाएंगे। तो ये सारा मामला है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये भी हमने जान लिया। और पाकिस्तान जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया उसने क्या कहा और इंडिया मानने को नहीं है, ये भी जान लिया। अब जान लेते हैं थोड़ा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है क्या। देखो ये 1899 में बनाया गया था, 1899। ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है। इसमें देखो कोई भी स्टेट्स का मतलब कंट्री, देश, यहाँ पे अपना कोई भी डिस्प्यूट सुलझा सकता है, कोई भी झगड़ा है यहाँ पे सुलझा सकता है। और देखो इसका जो इसमें ना 3 प्रोसेस आते हैं, कंसिलिएशन, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन। अगर कोई आर्बिट्रेशन करवाता है तो जज अपॉइंट होते हैं, जज डिसीजन सुनाते हैं, और फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट आता है यानी कि डिसीजन, फैसला, वो बाइंडिंग होता है और इसके अगेंस्ट अपील भी नहीं की जा सकती। फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी, वो मानना ही होता है, फाइनल और बाइंडिंग। तो इसमें जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसमें थ्री पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जो पॉलिसी फाइनेंसिस वगैरह को देखती है, मेंबर ऑफ कोर्ट, पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर, ये 3 हैं इसमें, और एक इंटरनेशनल ब्यूरो, ये 3। पहला कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जो पॉलिसी फाइनेंसिस, मेंबर ऑफ कोर्ट मतलब इनको देखती है। एक मेंबर ऑफ कोर्ट है जो इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव आर्बिट्रेटर को देखता है, और एक इंटरनेशनल ब्यूरो है जिसे लीड करता है सेक्रेटरी जनरल। और एक इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड है, ये फंड में मनी डाली जाती है। और ये मनी किसके लिए यूज होती है, अगर कोई मान लो पुअर कंट्री है जिसके पास पैसे नहीं है कि आर्बिट्रेशन कोर्ट है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसमें अपना केस दर्ज किया जाए, यहाँ पे आए उनका रिप्रेजेंटेटिव देखे, ये सब उनके पास खर्चा उठाने के मतलब उनको पास एक्सपेंसेस उठाने के मनी नहीं है खर्चा उठाने के लिए, तो ये फंड से मनी प्रोवाइड करता है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और उनका डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, अमेरिका ने देखो अपने जो केमिकल वीपन्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो उसके पास केमिकल वीपन्स बचे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए न्यूज़ में है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या मामला है ये, देखो केमिकल वीपन्स क्या होते हैं। केमिकल वीपन्स ऐसे होते हैं, मान लो कोई हथियार, उसमें कोई बॉम्ब है, उसमें केमिकल डाल के कहीं पे फोड़ दिया, उसमें से केमिकल रिलीज हुआ, वो केमिकल ऐसे होते हैं ये रिलीज हुए, और जो आसपास पे वहाँ आदमी है जैसे ही वो सांस लेंगे, सांस के द्वारा, क्योंकि ये वायु में फैल जाएगा जो केमिकल है, और सांस के द्वारा अंदर चला जाएगा, और विद इन ए फ्यू मिनट, कुछ मिनटों में ही आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इन्हें बोलते हैं ऐसे केमिकल वीपन्स। तो केमिकल वीपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई थी, एक कन्वेंशन आई थी, केमिकल वीपन कन्वेंशन 1992 में साइन हुई थी। इसके द्वारा स्टूपुलेटेड टाइम में, मतलब निर्धारित समय में, हर एक कंट्री को अपने पास जो केमिकल वीपन्स हैं उनको ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, नष्ट करना है, क्योंकि इनका बहुत नुकसान, अगर कोई युद्ध के टाइम में इनको यूज़ करता है तो ह्यूमनिटी पे इनका बहुत नुकसान होता है, तो इसलिए इनको डिस्ट्रॉय करना था। तो अभी यूएस ने इस केमिकल वीपन्स कन्वेंशन को मानते हुए अपने जो केमिकल वीपन्स थे, हथियार थे, केमिकल वीपन्स, रसायन हथियार, उनको ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया कंप्लीटली। और यही डिक्लेयर किया है कि हमने कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि देखो वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये केमिकल वीपन्स यूज किए गए थे, इन्हें
ये जो रॉकेट्स वीपन्स यूज किए गए हैं यूएस के द्वारा, मतलब यूएस ने जो अभी डिस्ट्रॉय किए हैं, वो जीबी नर्व एजेंट से फिल्ड हैं। और जीबी नर्व एजेंट क्या होता है? ये ऐसा एजेंट होता है, मतलब एक तरह से केमिकल जो बॉडी में जाता है और बॉडी में जाके नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सिस्टम है बॉडी का, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आदमी की डेथ हो जाती है। इसकी डेडलाइन कब तक है? यूएस ने देखो इस केमिकल वीपन्स जो कन्वेंशन थी उसके हिसाब से 30 सितंबर, इस साल की 30 सितंबर डेडलाइन रखी थी कि हम सारे अपने केमिकल वीपन्स को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही ये डिस्ट्रॉय कर दिए यूएस ने, अमेरिका ने। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या, फिर इनके बारे में जानेंगे कि केमिकल वीपन कन्वेंशन है क्या पूरा डिटेल में। इसका सिग्निफिकेंस ये है, देखो स्टॉक पाइल यानी कि जो जमा थे वीपन्स उनको डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो ग्लोबली ये मैसेज जाएगा कि और कंट्रीज भी फॉलो करें, जिनके पास केमिकल वीपन्स है वो भी नष्ट करें, अपने डिस्ट्रॉय करें। तो यूएस का जो कमिटमेंट था केमिकल वीपन कन्वेंशन ने, वो कमिटमेंट अपना निभाया, फुलफिल किया और मैसेज दिया कि अब उनके पास बैटल फील्ड में कोई भी ऐसे वीपन्स नहीं है, केमिकल वीपन्स। तो अब जानते हैं इस कन्वेंशन के बारे में। केमिकल वीपन कन्वेंशन, ये देखो 1992 में ये ट्रीटी आई थी, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, साइन करने के लिए। इंडिया ने भी इसको देखो 1993 में साइन कर दिया था। ये इसलिए आई थी कि एक स्टूपुलेटेड टाइम में यानी कि निर्धारित समय में जिस कंट्री के पास ये केमिकल वीपन्स, रसायन हथियार हैं, उनको बैन करना है और डिस्ट्रॉय करना है। और ये ट्रीटी 1993 में इंडिया ने साइन की थी और लागू कब से हो गई थी? 1997 से, केम इनटू इफेक्ट हुई थी 1997 से। और 1997 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी इस कन्वेंशन के द्वारा, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स, OPCW। ये इसलिए बनाई थी ताकि इस कन्वेंशन को ये लागू करे। इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को देखो, इसने अच्छा काम किया वर्ल्ड वाइड, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला, क्योंकि यूनाइटेड नेशन नहीं देता नोबेल पीस प्राइज़, कौन देता आपको पता ही है, नॉर्वे और स्वीडन की जो कमेटी हैं वो देती हैं नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इसको। और ये देखो OPCW है, ये रिपोर्ट भी देती है यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट भी करती है ये कि किस तरह से इसने डिसीजन लिए, किस तरह से इसने एफर्ट लगाए, किस तरह से इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। इंडिया ने देखो इस ट्रीटी को, कन्वेंशन को लागू करने के लिए अपने देश में एक एक्ट पास किया 2000 में, केमिकल वीपन कन्वेंशन एक्ट 2000, और इसके द्वारा एक अथॉरिटी बना दी, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वीपन्स कन्वेंशन 2005 में बना दी इस एक्ट के जरिए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट और OPCW के बीच में एक लियाइजन बनाया जा सके, मतलब आपस में देखे जा सके इंडिया क्या कर रहा है, केमिकल वीपन्स वगैरह तो नहीं बना रहा है, ये सब कुछ। अब जान लेते हैं जीबी नर्व एजेंट के बारे में। ये जीबी नर्व एजेंट, ये मिलिट्री डेजिग्नेशन जीबी होते हैं, मतलब एक तरह से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे केमिकल्स हैं जैसे सारिन एक ऐसा केमिकल है, अगर ये डाला जाए कहीं पे तो वहाँ पे लाखों लोगों को ये कुछ ही मिनटों में मार सकता है। ऐसा एक एजेंट है, ये टॉक्सिक एजेंट है और ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। इसका ना कोई टेस्ट होता, ना ही किसकी कोई सुगंध आती है। यहाँ पे मान लो ये केमिकल डाल दिया, आपको सूंघने से पता भी नहीं चलेगा कि केमिकल है भी या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सुगंध नहीं आती, कोई टेस्ट नहीं है। और भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे सोमन GD है, टैबुन G है, मस्टर्ड एजेंट है, VX है, ये केमिकल वीपन्स में यूज किए जाते हैं। केमिकल वीपन्स ऑलरेडी हम जान चुके हैं। देखो केमिकल वीपन्स फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें यूज किए गए थे। उस टाइम पे कम से कम लाखों लोग मारे गए थे इन केमिकल वीपन्स की वजह से। फिर इनको बैन करने के लिए एक जेनेवा कन्वेंशन आई थी, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के आने के बावजूद भी लोगों ने इनको, मतलब लोगों ने क्या, कंट्रीज़ ने, देश ने इनको बैन नहीं किया और देश के पास ये रहे केमिकल वीपन्स। फिर आखिरकार एक ट्रीटी आई, ये केमिकल वीपन्स कन्वेंशन, ताकि इनको बैन किया जा सके, प्रतिबंध कि कोई कंट्री इनका बनाए ना, प्रोडक्शन ना करे और इनका यूज ना करे, और जिनके पास हैं उनको डिस्ट्रॉय करे, नष्ट करे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज़ के पास अभी हैं, जैसे रसिया, सीरिया के पास हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जियो कोडिंग।
ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली। और जीएस पेपर 3 देखो, रिसेंटली जो जीएसटीएन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है, ये समझ लो। जीएसटीएन ने अभी जियो कोडिंग सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए फंक्शन में लग दी है। तो क्या है जियो कोडिंग, हमें ये जानना है। देखो जियो कोडिंग क्या है, जैसे मान लो कोई जीएसटी भरता है। जीएसटी आप जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है ये। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स इसको क्यों बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? देखो पहले जानते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कर। जैसे हो गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भरता है कोई आदमी, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। इसे डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो डायरेक्टली जो ये टैक्स है, डायरेक्टली ये जिस पे लगाया जाता है वो ही भरता है इसे। जैसे मान लो इनकम टैक्स, मैं मेरी इनकम मान लो अभी जो स्लैब है 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। अगर मैं 7 लाख से ज़्यादा एक साल में कमाता हूँ तो मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा 10%। तो 10% मैं भरूंगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को दूंगा और डायरेक्टली मुझ पे लगाया है, और मैं इसको किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी कि मुझ पे ही लगाए, मुझे ही भरना है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है, तो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो जैसा हो गया, ये जिस पे लगाया जाता है इसे आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई आदमी सेल कर रहा है, सेल पे लगाया जा रहा है जीएसटी। अब कोई दुकानदार है या कोई कंपनी है, कोई कंपनी मान लो कोई कंपनी बना रही है, घड़ी बना रही है, वॉच। अब इस कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। अब ये क्या करेगी, अपनी वॉच का ही प्राइस बढ़ा देगी और आगे मतलब, या फिर वॉच का जो प्राइस है 1000 और इस पर टैक्स देना पड़ता है मान लो इसको 5%, तो 5% मान लो इसे देना पड़ता है 50 रुपये। तो 50 रुपये इसे देना पड़ता है जैसे टैक्स। लेकिन ये क्या करेगा, इसको ही, इस जीएसटी को आगे ट्रांसफ़र कर देगा कस्टमर पे। जो कस्टमर लेगा उसी पे कि 1000 रुपये प्राइस है प्लस जीएसटी, उससे वसूल कर लेगा। अब जीएसटी ले लिया किससे? कस्टमर से, क्योंकि इसने ट्रांसफ़र कर दिया। हम क्या है, इनडायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं इसकी, डायरेक्टली नहीं कर रहे। ये डायरेक्टली पर्सन पे नहीं लगाया जा रहा है, ये डायरेक्टली तो लगाया जा रहा था कंपनी पे जो बनाने वाली थी वॉच, उस पे देना, उसको देना था। लेकिन ये क्या कर रही है, इसे ट्रांसफ़र कर दे रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी और पे, और इसे इनडायरेक्टली कोई और भरता है, लगाया जाता है किसी और पे और भरता है कोई और, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। यानी कि इसे भरेगी पब्लिक, पब्लिक से लेगा कौन? कंपनी, और कंपनी देगी गवर्नमेंट को। डायरेक्टली पब्लिक गवर्नमेंट को नहीं देती है, तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आप सबको पता है। 1 जुलाई 2017 से ये लागू होता है, 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी में 5 स्लैब, एक 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ चीज़ों पे 0% टैक्स भी है, कुछ पे 5% भी है, कुछ पे 12, कुछ पे 18, कुछ पे 28 है। तो जीएसटी पे देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कुछ फ्रॉड किए जाते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? अगर मान लो किसी ने इनपुट पे टैक्स भरा है तो वो उसे वापस ले सकता है। मान लो किसी ने प्लास्टिक खरीदा पेन बनाने के लिए, किसी कंपनी ने प्लास्टिक खरीदा, जब टैक्स भरा, जब पेन बेचा तब टैक्स भरा। तो जब पेन को बेचेगा कोई कंपनी, बेचेगा पेन को, तो वो टैक्स जो देगा उस टैक्स में से वो घट जाएगा जो उसने प्लास्टिक पे टैक्स दिया था। तो ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि गवर्नमेंट उसे जो प्लास्टिक पे टैक्स भरा था उसको वापस कर देगी जब वो पेन बेचेगा, उस पर टैक्स भरेगा। तो इससे हासिल करने के लिए कुछ कंपनियां या कुछ जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो फ्रॉड करते हैं इस पर। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो पाता सही से। तो इसके लिए जियो कोडिंग लाया ये जीएसटीएन। जियो कोडिंग क्या है? जब भी उसने टैक्स भरेगा, जिस टाइम पे भी भरेगा, जिस प्लेस पे भरेगा, उसकी जियो कोडिंग कर देंगे। मान लो कोई लोकेशन है, कोई भी लोकेशन है, मान लो दिल्ली से टैक्स भरा है, दिल्ली के किसी एरिया से टैक्स भरा गया है, जीएसटी भरा गया, तो उसकी जियो कोडिंग कर दी। कैसे? उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अर्थ पे आपको पता, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये लाइन इमेजनरी लाइन, ऐसी कोई लाइन नहीं खींची हुई, मान लेते हैं हम लाइन है, जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, और ये लॉन्गिट्यूड इस तरह से जो खींचे हुए हैं, तो कौन सी साइड किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे, इसका एक ये हमने बता दिया कि इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है।
अब इसको आसान हो जाता है ढूंढना इस प्लेस को, क्योंकि एग्जैक्ट हमें लोकेशन पता चल गई। तो अब इसकी जियो कोडिंग कर दी कि यहाँ इस लोकेशन पे ये टैक्स भरा गया, इतने लॉन्गिट्यूड पे, इतने लैटिट्यूड पे। ये हो गई जियो कोडिंग। इससे क्या है, एक्यूरेसी इंश्योर होती है एड्रेस की, कि एड्रेस की डिटेल कहाँ पे, किस जगह से, कहाँ पे, किस लोकेशन से भरा गया, वेरिफिकेशन हो जाता है और रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। इसकी वजह से कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। तो जीएसटी नेटवर्क है जो, इसने ऑलरेडी जियो कोडिंग 1.8 करोड़ प्लेसेस की हुई है बिजनेसेस के लिए, और ये अवेलेबल है नॉर्मल कॉम्पोजिशन के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के लिए, डेवलपर के लिए, इनके लिए, कैजुअल टैक्स पेयर हैं या सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब के लिए, या जिसने एक्टिव भी हैं, कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, सब के लिए वन टाइम एक्टिविटी है। एक बार सबमिट कर दिया, फिर इसमें रिवीजन एड्रेस में अलाउड नहीं हो सकता कि एक बार आपने टैक्स भरा उस प्लेस से तो उसको आप दोबारा दूसरा प्लेस करना चाहो, नहीं हो सकता। जहाँ से भरा वो एक बार हो गया, जियो कोडिंग हो गया। तो इससे फ्रॉड जो होते हैं वो बचेंगे इससे, जियो कोडिंग से। तो अब जान लेते हैं थोड़ा जीएसटीएन, जिसने जियो कोडिंग को फंक्शन किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है, जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, इसके सेक्शन 8 में रजिस्टर है ये क्या प्रोवाइड करती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। जो भी टैक्स पेयर हैं या स्टेक होल्डर हैं उनको भी ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको प्राइवेट कंपनी क्यों बोलते हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की भागीदारी इसमें 50% से कम है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर इसमें 51% है। 51%, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है तो यानी कि प्राइवेट होगी, और प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो प्राइवेट बिजनेसमैन, उनकी 51% की इसी में भागीदारी है जीएसटीएन में, और 49% शेयर होल्डिंग किसके पास है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसलिए 50% से ज़्यादा भागीदारी प्राइवेट प्लेयर्स की, इसलिए ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोर प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है सेबी, सीओ से कंप्लेंट्स, आर से रिड्रेस और एस से सिस्टम। सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम यानी कि स्कोर प्लेटफॉर्म क्या है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। देखो, ये कोई भी इन्वेस्टर है, कोई निवेश करता है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदता है, तो इसकी कंप्लेंट वगैरह करने के लिए, अगर कोई मान लो कंपनी ने फ्रॉड किया है, या कोई स्टॉक एक्सचेंज ने फ्रॉड किया है, या किसी डिस्ट्रीब्यूशन ने, ब्रोकर ने फ्रॉड किया है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं इस स्कोर प्लेटफॉर्म में। तो ये प्लेटफॉर्म उसकी कंप्लेंट को, जो भी कंप्लेंट आई है, शिकायत आई है, उसका निपटारा करता है। अब तक 3079 कंप्लेंट कंपनीज या मार्केट इंटरमीडिएटरीज के खिलाफ जो आई थी उनको सुलझा दिया, डिस्पोज कर दिया इस प्लेटफॉर्म ने, इसलिए ये न्यूज में है। ये 2011 में, जून 2011 में लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा। सेबी तो आप जानते हो क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया में उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो ये नियम बनाती है उनके लिए। कब बनाई गई थी ये, 1988 में। फिर इसके लिए 1992 में एक्ट पास कर दिया, फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी 1992 में सेबी एक्ट पास करके। तो ये स्कोर प्लेटफॉर्म है जो स्कोर, ये इन्वेस्टर इस पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उनका ऑनलाइन ही सुलझाया जाता है, और वो ये भी देख सकते हैं इनकी कंप्लेंट अभी कहाँ तक गई है, कितनी सुलझी है, ये सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को। सारी एक्टिविटी ऑनलाइन होती है। ये जो कंप्लेंट है, रजिस्टर किस टाइप की कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा सकता है इस पर, देखो सेबी एक्ट में जो भी कोई मामला है वो यहाँ पे रजिस्टर किया जा सकता है। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, उसके में कोई प्रोविजन के खिलाफ कुछ है तो वो रजिस्टर किया जा सकता है। डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही उनका सुलझाया जाएगा कंप्लेंट को। इसमें जो एंटिटीज़ कौन कौन सी है, जिनके अगेंस्ट, जिनके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, रजिस्ट्रार है, ट्रांसफ़र एजेंट है, उनके खिलाफ की जा सकती है। ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ, उनके खिलाफ की जा सकती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है या डिपॉजिटरी, उनके खिलाफ। म्यूचुअल फंड है, कोई फ्रॉड कर रहा है म्यूचुअल फंड किसी एजेंट के, मतलब इन्वेस्टर के साथ, तो की जा सकती है उसके खिलाफ। पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, उनके खिलाफ की जा सकती है। कोई और एंटिटी है जैसे KYC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मर्चेंट बैंकर, क्रेडिट रेटिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इनके खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सकती है इसमें। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक है उन्हें देख लेते हैं। एक देखो, टेलर ग्लेशियर न्यूज में था, एक ग्रिफिथ टेलर नाम का एक जोग्राफर था, ग्रिफिथ टेलर।
उसने इस ग्लेशियर को खोजा था, उसके नाम पे रख दिया इसका नाम टेलर ग्लेशियर। ग्लेशियर तो आप जानते हो बर्फ़ जमी होती है, उसको बोलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ जमी होती है उसको ग्लेशियर। तो ये टेलर ग्लेशियर को ब्लड फॉल भी बोलते हैं, ब्लड फॉल, क्योंकि देखो इसमें से जो पानी निकलता है ना वो थोड़ा रेड होता है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आयरन, लोहे की मात्रा ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा रेडिश कलर होता है इसका जब यहाँ से पानी निकलता है। इसको इसलिए क्रिम्सन रेड ड्रूल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे ये जो ग्लेशियर है, टेलर ग्लेशियर है, ब्लड फॉल, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप है, आपको पता ही होगा अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पे, ये वाला अंटार्कटिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है, एक पेरियार टाइगर रिजर्व न्यूज में था। पेरियार एक रिवर भी है जो पेरियार टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजरती है नदी, और ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। केरल में पेरियार जो नदी है वो देखो कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी में, यहाँ केरल से निकल के अरेबियन सी में गिर जाती है। एक देखो नाइग्लेरिया फोलेरी, ये एक अमीबा है, ये न्यूज में थी, नाइग्लेरिया फोलेरी। इसको ना ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। अमीबा, अमीबा, ये अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये क्या करती है, जैसा इसका नाम है ब्रेन ईटिंग, दिमाग को खा जाती है। मतलब ये अगर देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे कोई तालाब में नहा रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहा है, उसने डुबकी लगाई, नाक में पानी चला गया, अगर वहाँ पे अमीबा है, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा या नाइग्लेरिया फोलेरी अमीबा अगर वहाँ पे है तो नाक के जरिए ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में जाके ये बहुत सारे नर्वस सिस्टम है जो हमारा, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और आदमी की मौत भी हो जाती है। 30 से लेकर 70% लोगों की मौत हो जाती है इस अमीबा की वजह से। तो जब नाक में पानी चला जाता है तो उसकी वजह से ये अमीबा अंदर घुस जाती है, ब्रेन में चली जाती है। तो ध्यान दिया जाए, स्विमिंग पूल या उसमें नहाते हुए नाक में पानी ना जाए। नेक्स्ट टॉपिक है एक खजान लैंड। ये खजान लैंड कहाँ पे है? ये गोवा में है, खजान नाम से। गोवा में देखो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट था ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिक्लेम की गई थी। मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे वहाँ पे मान लो मैंग्रोव फॉरेस्ट ख़त्म हो गया तो वो लैंड जो बची उसका नाम रख दिया खजान लैंड। ये लो लाइंग सैलाइन वाटर लॉग्ड एरिया है, और कोस्टल लैंड में, गोवा में कोस्टल लैंड में, गोवा में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ये खजान लैंड। और सैलाइन थोड़ा नमकीन ये इसकी भूमि है, जो मिट्टी है थोड़ी, इसमें सॉल्ट की जो मात्रा है ज़्यादा है, और ये वाटर यहाँ पे रुका रहता है, वाटर लॉग्ड एरिया है, कोस्टल वेटलैंड में है ये। तो ये याद रखना खजान लैंड कहाँ पे है। एक देखो जंजीबार, जंजीबार ये प्लेस न्यूज में था, ZANZIBAR, जंजीबार। ये तंजानिया का पार्ट है, एक आइलैंड है जंजीबार। कहाँ पे है तंजानिया? ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखो आप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये तंजानिया देख रहे हो। तंजानिया के पास देखो ये छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये तंजानिया का है, इसका नाम है जंजीबार। ये जंजीबार, यहाँ इंडिया देखो अपना पहला IIT कैंपस खोलने वाला है इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर किसी कंट्री में हम IIT की ब्रांच खोलने वाले हैं, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनमें BTech वगैरह कराई जाती है। तो ये IIT का कैंपस खोलने जा रहा है जंजीबार में, इसलिए न्यूज में है जंजीबार आइलैंड। और किसका? तंजानिया का। एक देखो टेक शीमा, ये आइलैंड न्यूज में है, टेक शीमा। ये टेक सीमा जो आइलैंड है, आइलैंड को हिंदी में बोलते हैं द्वीप, ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। तो ये टेक सीमा आइलैंड कहाँ पे है? सी ऑफ जापान है ना, वहाँ पे है। ये देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप, यहाँ पे जापान है, इधर सी ऑफ जापान जो देख रहे हो यहाँ पे सी ऑफ जापान। ये आइलैंड यहाँ पे है, इधर साइड यहाँ पे है टेक सीमा आइलैंड। इसे देखो जापान और साउथ कोरिया दोनों में डिस्प्यूट चला रहता है इसके बीच में। अभी साउथ कोरिया इस पर रिक्लेम कर रहा है, साउथ कोरिया कह रहा है मेरा आइलैंड है ये, और साउथ कोरिया इसको बोलता है डोकडो नाम से, डोकडो बुलाता है। साउथ कोरिया में इसको बोलते हैं डोकडो, DOKDO, और जापान बोलता है इसको टेक्सीमा आइलैंड। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है इसके बारे में, इसको लेके। तो यही टॉपिक थे आज के।